कतर के सिफारतकार माहिर और सियासतदान शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी हुकाम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी हुकाम से इजराइल और हमास के बीच मुमकिन समझौते मुआहदे में अपने मुल्क के किरदार के बारे में बात की। एक इंटरव्यू के दौरान अल सानी ने कहा कि मुझे लगता है कि हम सभी को इस जंग को रोकने और फिलिस्तीनी बच्चों और खवातीन की जान बचाने, इजरायली हवाई हमलों और बमबारी को रोकने के लिए मुत्तहिदा होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने गजा जंग को लेकर आगाह करते हुए कहा कि अगर जंग जल्द खत्म नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर इलाकाई जंग होने का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कतर की सालिसी की कोशिशों के नतीजे में 100 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया है, जो जंग के जरिए से हासिल नहीं हुई थी। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने आगे कहा कि इजराइल और हमास के बीच बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि गजा जंग रोकने और कैदियों की रिहाई के लिए एक फ्रेमवर्क हमास को सौंपा गया है। वॉशिंगटन में अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कतर के पीएम ने कहा कि ये सूरत हाल को पुरसुकून करने का वाहिद मौका है। मुबैना तौर पर इस समझौते से लड़ाई में वक्फे के बदले में कैदियों की मरहलेवार रिहाई होगी। मुआहदे के पहले मरहले में हमास से खवातीन, बुजुर्गों और जख्मी कैदियों की रिहाई के लिए 30 दिनों का वक्फा होगा। इजराइल में फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में उस मरहले के दौरान हमास के जरिए कैदी बनाए गए सिर्फ खवातीन, बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के बीमार मर्दों को ही रिहा किया जाएगा। कतर की तरफ से मुआहदे की कोशिशों के बावजूद नेतन्याहू अपनी जंगी सोच से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस मुआहदे को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि इस मुआहदे से जंग खत्म नहीं होगी, इजरायली फौज गजा से वापस नहीं जाएगी और जैसा कि वो कहते हैं, इजराइल उनको नहीं छोड़ेगा जिन्हें वो दहशतगर्द मानता है। एक मुस्लिम शख्स को गाय के कत्ल के झूठे केस में फंसाने के इल्जाम में यूपी बजरंग दल के नेता के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना मुरादाबाद जिले के एक गांव में पेश आई है। मुलजिम की पहचान मुरादाबाद जिले के चेतरामपुर गांव के रहने वाले शाहबुद्दीन बजरंग दल नेता मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित और उनके रजाकार रमन चौधरी और राजीव चौधरी के तौर पे हुई है। पुलिस के मुताबिक शाहबुद्दीन ने मकसूद को जेल में डालने के लिए बजरंग दल के कारकुनान की मदद ली, जिसके खिलाफ उसने बदला लिया था, ये दिखाकर कि उसने गौहत्या की थी। जिस तरह से ये मालूमात पुलिस को दी गई थी, उससे ये शक हो रहा था कि ये वाकया मंसूबा बंद था और ये सिर्फ गाय के कत्ल का मामला नहीं था, इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा जरूर था। अधिकारी ने आगे कहा कि दूसरे वाकये में जब अफसर मौके पर पहुंचे तो उन्हें एक आदमी की पतलून और एक बटुआ मिला, जिसमें मकसूद की तस्वीर थी। जब मकसूद से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी गांव के कुछ लोगों से दुश्मनी थी, जिसके चलते उसे फंसाने की कोशिश की गई। अफसरान ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं 2 आरोपी अब भी फरार हैं। मुरादाबाद पुलिस ने FIR दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद कल देर रात तहखाने में पूजा हुई। व्यास परिवार की तरफ से शैलेंद्र कुमार पाठक लगातार तहखाने के हक और उसमें पूजा पाठ की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। शैलेंद्र पाठक व्यास परिवार के ही वंशज हैं। अब इस पर मुस्लिम फरीक की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा है कि व्यास परिवार के किसी मेंबर ने तहखाने में कभी पूजा की ही नहीं, इसलिए 1993 में पूजा रोकने का कोई सवाल ही नहीं था। मस्जिद कमेटी का ये भी कहना है कि इस तहखाने में कभी कोई मुजस्समा था ही नहीं। व्यास परिवार के लोग तहखाने पर काबिज थे। मस्जिद कमेटी का ये भी दावा है कि ये पूरा तहखाना कमेटी के कब्जे में ही रहा है, जहां किसी देवी देवता का मुजस्समा कभी नहीं रहा। मस्जिद कमेटी ने जज के सामने अपनी दलील में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि तहखाने पर सुनवाई ही नहीं की जा सकती है, ये मस्जिद का हिस्सा है। वहीं अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का इस मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को गलत बताया है। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए, तो ये सरासर गलत फैसला है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी अदालत के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है।
हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। मथुरा की शाही ईदगाह मामले में एक फरीक और हिंदू सेना के सरबराह विष्णु गुप्ता को 3 कारतूसों के साथ जान से मारने की धमकी से भरा खत मिला है। विष्णु गुप्ता का इल्जाम है कि उन्हें एक धमकी भरा खत मिला है जिसमें लिखा है कि विष्णु गुप्ता, तू मथुरा ईदगाह मस्जिद का केस वापस ले ले, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। तू इतना समझदार तो होगा कि जब ये 3 गोलियां तेरे पास तक पहुंच गई हैं तो चौथी गोली तेरे सिर में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। बाबरी तो शहीद हो गई, अब किसी और मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। गुप्ता की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की तहकीकात करने में जुट गई है। बात अगली खबर की। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की आईनी बेंच ने एएमयू की अक़लियती हैसियत पर दलील सुनते हुए कहा कि इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों के लिए कायम किया गया था। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, JB पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की आईनी बेंच ने ये भी वाजे किया है कि एक अक़लियती इदारे को भी कौमी अहमियत का इदारा करार दिया जा सकता है। वहीं समाअत के दौरान जवाबदेह की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने कहा कि ये तर्क देना पूरी तरह से गलत है कि मुसलमानों के अक़लियती हुकूक खतरे में हैं। उन्होंने आगे कहा कि रिजर्वेशन या अक़लियतों का कौन सा हक छीना जा रहा है, ऐसा क्या किया जा रहा है कि मुल्क के सेक्युलर ढांचे में छेद किया जा रहा है। कुछ नहीं, तमाम शहरी बराबर हैं। एडवोकेट कॉल की बात का जवाब देते हुए CJI ने कहा कि हमें ये भी समझना होगा कि एक अक़लियती इदारा भी कौमी अहमियत का इदारा हो सकता है और संसद एक अक़लियती इदारे को भी कौमी अहमियत के इदारे के तौर पर करार दे सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि हम इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए कायम की गई थी और इसे जब बनाया गया था तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तर्ज पर बनाया गया था और ये एक मिसाल थी। बात अगली खबर की। तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन ने CAA को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि DMK हुकूमत CAA को तमिलनाडु में लागू नहीं होने देगी क्योंकि ये मुल्क में मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिल मुहाजिरीन के लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। स्टालिन ने 29 जनवरी को मरकजी वजीर शांतनु ठाकुर के उस बयान को लेकर तबसरा किया जिसमें शांतनु ठाकुर ने CAA को पूरे मुल्क में 7 दिनों के अंदर नाफिज करने को कहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना रुख वाजे करते हुए CM स्टालिन ने अपोजिशन AIADMK पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर CAA को उस पार्टी की हिमायत हासिल ना होती तो ये कानून नहीं बन पाता। ये कानून श्रीलंकाई तमिल मुहाजिरीन और मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। ये बताते हुए कि लोग BJP हुकूमत के फिरकेवाराना हम आहंगी के खिलाफ और AIADMK के ड्रामे की गवाही दे रही हैं। CM स्टालिन ने अहद किया कि DMK हुकूमत मुतनाज़े कानून को नाफिज नहीं होने देगी। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने संसद में आज मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश किया। बजट पर खास तौर से किसानों, युवाओं, खवातीन और कम कमाई वालों पर फोकस किया गया। बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को साधने के लिए इनकम टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया। बजट में कहा गया है कि PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में तब्दील किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर और बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में देही इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। सीतारमण ने आगे कहा कि लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का वैक्सीनेशन होगा। आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। सरकार 3 करोड़ मकानों के लक्ष्य के करीब है। सरकार की योजनाओं से गरीबी कम हुई है। ज़राअत और आबोहवा इलाके में नैनो DAP का इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल कौमी तालीमी पॉलिसी में बदलाव हुआ है। 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है।
तो इस माह यूएई में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है। इस मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुबई जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अबू धाबी का सफर करेंगे और एहलान मोदी नाम से मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम से कबल एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दुबई के बाशिंदे वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी शेख जायद स्टेडियम में हिंदुस्तानी बिरादरी के प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी मौसूल हुई है कि इस्लामिक मुल्क कहे जाने वाले दुबई में नौशुदा तामीर हुए स्वामी नारायण मंदिर का भी इफ्तिताह किया जाएगा, जिसका इफ्तिताह पीएम मोदी करेंगे। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। बता दें कि ईडी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड नहीं मिली है। कोर्ट ने सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है और अब कल फिर सुनवाई होनी है। बताते चले कि जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करके 10 दिन की रिमांड मांगी थी। करीब 2 घंटे तक ये सुनवाई हुई। ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाली बड़ी कंपनी पेटीएम को आरबीआई की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। ताहम इस पर अब पेटीएम का बयान आया है। पेटीएम ने अपने कस्टमर्स के लिए एक पैगाम जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो अपने बकाया बैलेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल आरबीआई ने बुध को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी से नए कस्टमर्स को जोड़ने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने इस बारे में इत्तला देते हुए कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक कई तरह के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा था। ऐसे में बैंक के ऑडिट के बाद आरबीआई ने ये फैसला लिया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई पाबंदियां लगाई हैं। अब आरबीआई के फैसले पर पेटीएम का बयान सामने आया है। पेटीएम ने कहा कि यूजर्स बचे हुए बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि ये बैन 29 फरवरी 2024 से नाफिज होंगे। आरबीआई के इस हुक्म के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी 2024 से कस्टमर्स के अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग में डिपॉजिट, टॉपअप को भी कबूल नहीं कर पाएगा। आरबीआई की सख्ती पर पेटीएम की तरफ से बयान जारी हुआ है। कंपनी ने कहा कि आरबीआई के इस कदम से कामकाजी मुनाफे पर असर होगा। कंपनी आरबीआई के हुक्मों की तामील करने के लिए कदम उठा रही है। पेटीएम दूसरे बैंकों के साथ पेमेंट सर्विस पर काम करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड से खबर सामने आई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड हुकूमत असेंबली में 5 फरवरी से शुरू होने वाले सेशन के दौरान यूसीसी पर कानून पास करेगी। वजीर आला धामी ने बताया कि ये रियासती असेंबली का एक खुसूसी इजलास है जो खुसूसी तौर पर यूसीसी को लेकर एक बिल पास करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की सदारत में माहिर पैनल 2 फरवरी को यूसीसी का मसौदा रियासती हुकूमत को सौंपेगा। इसके बाद तमाम रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल की जाएंगी और कानून बनाने के लिए आईनी अमल किया जाएगा। आज पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में वाक़े एंग्लो अरेबिक प्राइमरी स्कूल ने अपना एनुअल डे फंक्शन का जश्न मनाया। एनुअल डे फंक्शन में छोटे छोटे बच्चों ने अपने हुनर का मुजाहिरा किया और सबको खुश कर दिया। इस प्रोग्राम में तालीमी इदारों से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ तलबा के वालिदैन भी मौजूद रहे। आपको बताते चले जिन बच्चों ने यहाँ अपना हुनर दिखाया उन तमाम बच्चों की हौसला अफजाई भी की गई। प्रोग्राम को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट ने अपने रद्द अमल का भी इजहार किया। आज का हमारा ये सालाना प्रोग्राम एनुअल फंक्शन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहलाता है। हर साल हमारे यहाँ स्कूल में जो बच्चों के माबैन मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले होते हैं, तकारीर के और खेल कूद के, उन तमाम में जिन बच्चों को इनामात दिए जाते हैं, हम आज के दिन उन सब बच्चों को बुलाकर एक अच्छा प्रोग्राम मुनक़्क़द करके और किसी मेहमान खुसूसी को बुलाकर वो इनामात बच्चों को देते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को नुमाया तौर पे आगे लाना और उनमें ये हैबिट्स और उनकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, यही हमारा मेन मकसद है इस फंक्शन का कि बच्चे जो हैं वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। और उसमें तकरीबन 150 बच्चों ने स्कूल के जो है वो पार्टिसिपेट किया है। और उसके अलावा बच्चों के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ भी हैं। उनके जो पूरी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी इसके साथ साथ है, जो इसके बाद जो है हम उसको भी सेलिब्रेट करेंगे।